नमस्कार, एमपीसीजी प्राइम में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी। नेशनल मेडिकल कमीशन की जांच में मध्य प्रदेश के 13 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कमियां पाई गई हैं। एनएमसी ने इन कॉलेजों को 4 से 7 बिंदुओं पर नोटिस जारी कर पूछा है कि जब न मरीज भर्ती हो रहे, न एमआरआई जैसे टेस्ट हो रहे, न छात्रों को पढ़ाने के लिए कैडेवर है और न फैकल्टी क्लास अटेंड कर रही, तो ये कॉलेज आखिर चल कैसे रहे। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में तेजी से मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। चिकित्सा सुविधा का तेजी से विस्तार करने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन इन मेडिकल कॉलेजों की पोल नेशनल मेडिकल कमीशन के नोटिस से खुल गई। मध्य प्रदेश के 13 मेडिकल कॉलेजों को एनएमसी ने नोटिस जारी किया है। इन मेडिकल कॉलेज में न मरीज है, न जांच, न पढ़ाई का ढांचा। 3 से 7 मई के बीच की गई जांच में इन 13 मेडिकल कॉलेज में कई खामियां पाई गई। एनएमसी ने इन कॉलेजों को 4 से 7 बिंदुओं पर नोटिस जारी कर पूछा है कि जब न मरीज भर्ती हो रहे, न एमआरआई जैसे टेस्ट हो रहे, न छात्रों को पढ़ाने के लिए कैडेवर है और न फैकल्टी क्लास अटेंड कर रही, तो ये कॉलेज आखिर चला कैसे रहे। सभी कॉलेजों पर मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2023 के उल्लंघन का आरोप है। इन 13 कॉलेजों में राजधानी भोपाल समेत बड़े शहरों के मेडिकल कॉलेज भी शामिल हैं। सबसे पहले बात भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की करते हैं। यहाँ सभी 20 विभागों में फैकल्टी की संख्या और उपस्थिति कम मिली। क्लिनिकल पैथोलॉजी अधूरी मिली। माइक्रोबायोलॉजी में इंडोर पेशेंट के हिसाब से सुविधा कम पाई गई। 2 वरिष्ठ डॉक्टरों के वित्तीय दस्तावेज गायब पाए गए। इसे लेकर गांधी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर और प्रोग्रेसिव मेडिकल टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश बाल्वी ने खुद एनएमसी को जिम्मेदार ठहराया। अगर कोई दोषी है तो वो नेशनल मेडिकल कमीशन बॉडी ही जिम्मेदार है, क्योंकि उसको ये अच्छी तरह से मालूम है कि किसी भी मेडिकल कॉलेज को चलाने के लिए कम से कम 20 से 30% एक्स्ट्रा फैकल्टी होनी चाहिए, तभी वो मेडिकल कॉलेज चल सकते हैं। कोई बीमार हो सकता है, कोई छुट्टी पर जा सकता है। कई लोगों के पास शासकीय छुट्टियां होती हैं, जैसे चाइल्ड केयर लीव होती है, अर्न लीव होती है, मेडिकल लीव होती है। अगर उनके साथ ये समस्या आ जाए तो ये मेडिकल कॉलेज कैसे चलेंगे। जबलपुर मेडिकल कॉलेज का हाल भी कुछ ऐसा ही है। जांच में यहां भी सभी विभागों में फैकल्टी और ट्यूटर की कमी पाई गई। डिटेक्शन के लिए आवश्यक शव की उपलब्धता में कमी, माइक्रोबायोलॉजी में तय सीमा से ज्यादा छात्रों की एक साथ परीक्षा करवाना और कई फैकल्टी के अनुभव अभी भी अधूरे पाए गए। इसे लेकर जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डीन का भी यही कहना है कि जांच में डॉक्टर्स के ईएल सीसीएल को काउंट नहीं किया गया। यहाँ से हमने डेटाबेस निकाला हमारा, तो उनमें जो हमें जो पता चला उसमें यह था कि जो हमारे शिक्षक जिनकी ईएल सैंक्शन होती है, सीसीएल सैंक्शन होती है, तो ये जो सैंक्शन और ईएल थी वो उन्होंने जो थी उसको काउंट नहीं करी, तो डिनोमिनेटर कम हो गया हो, तो इसकी वजह से शॉर्टेज आई। हमने उनको पूरा डेटा बना के दिया कि ये हमारा एबास का पूरा लिस्ट है और ये आप उसको, हमने उनके इतनों की सीसीएल है, इतने की ईएल है, वो हमने उनको कर दिया, तो वो हमारा डेफिशिएंसी दूर हो जाएगी। दूसरी डेफिशिएंसी थी कि साहब आपके पास जो है वो कैडेवर नहीं है, 250 के हिसाब से 25 कैडेवर चाहिए, है ना। हमने उनको 27 की लिस्ट दी है कि हमारे पास 27 कैडेवर अभी मौजूद हैं, तो वो डेफिशिएंसी भी कम हो गई। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा कि आपने माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में 60 बच्चों का एग्ज़ाम ले लिया और एमसीआई कहती है कि 40 पर डे करना चाहिए। ग्वालियर के गजरा राजा मेडिकल कॉलेज में 20 में से 19 विभागों में स्टाफ की कमी पाई गई। 16 विभागों में सीनियर रेजिडेंट तक नहीं है। यहाँ क्लिनिकल टेस्ट नाम मात्र के हो रहे। एक लेटर भी आया है एनएमसी से। देखिए, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। एनएमसी हमारी जो है एक मार्का है, कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, और वो कॉलेज का स्टैंडर्ड अच्छी एजुकेशन के लिए बनाए रखा जाए, इसके लिए वो नज़र रखती है। जो कमियां होती हैं उन्हें पूरा किया जाता है। अभी मैं आपको इस रिपोर्ट में जो आया है उसका जवाब मैं दे रहा हूँ, पूरा मैंने उसका कंपाइल कर लिया है। उसमें कुछ डेटा में कुछ गड़बड़ है। अब जैसे फैमिली एडॉप्शन वाला एक डेटा है, तो उसमें ये कहा गया है कि सिर्फ 40 फैमिली अडॉप्ट हुई हैं, परंतु 200 के 200 बच्चों को फैमिली अलॉट हुई हैं, क्योंकि एक गांव की नहीं है, वो 7 गांव की फैमिलियां अडॉप्ट हुई हैं। शिवपुरी, शहडोल, रतलाम जैसे मेडिकल कॉलेज में भी फैकल्टी की अटेंडेंस कम और मरीजों की संख्या कम मिली। इन मेडिकल कॉलेजों में वित्तीय दस्तावेज की जानकारी भी अधूरी थी। शिवपुरी मेडिकल कॉलेज की एक डॉक्टर ने माना कि फैकल्टी की कमी है, लेकिन उसे जल्द दूर किया जा रहा है।
हमारे पास में थोड़ा फैकल्टी की कमी थी, लेकिन वो भी अभी थोड़ा पूरी हो गई क्योंकि इंटरव्यूज़ हो गए हैं। लेकिन रिएजेंट्स और बेड्स और इन सब बाकी जो मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड करना चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी पाई जाती है अक्सर। लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए भी सरकार काम कर रही है। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में एमआरआई नहीं हो रहा। कॉलेज में कई परीक्षाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग गायब पाई गई। जांच में यह भी पाया गया कि एक परीक्षक ने 2 छात्रों का वाइवा भी एक साथ लिया था। हमारी टीम जब यहां पहुंची तो कई मरीज शिकायत करते नजर आए। दस्त लगते हैं और बोलते हैं घोल पिला और कुछ दवाई नहीं करते, बस बोतल लगा देते, इंजेक्शन लगा दो, कुछ करते ही नहीं है। आपकी डॉक्टरों से नाराजगी है यहाँ के? रात में भगा दिया, जाओ और कहीं चले जाओ। किसने आपको भगा दिया था? डॉक्टर का नाम तो हम जानते नहीं, आईसीयू में थे। क्या कहना था उनका? बोले थे कहीं जाओ, यहाँ दवाई निकाल देगा और कहीं जाओ, प्राइवेट में जाओ। नेशनल मेडिकल कमीशन के नोटिस में मध्य प्रदेश के इन 13 मेडिकल कॉलेजों की व्यवस्था पर सवालिया निशान लग गया है। अगर प्रदेश के बड़े शहरों के मेडिकल कॉलेजों के ये हाल हैं तो सोचिए गांव देहातों और छोटे शहरों के अस्पताल का क्या हाल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। पर्यावरण का ख्याल करने को लेकर सरकार की ओर से कई दावे किए जाते हैं, लेकिन क्या असल में इस पर अमल होता है? मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की बात करें तो क्या शहरों में पर्यावरण व्यवस्था उचित है? क्या है देश की सबसे खूबसूरत राजधानी की घटती हरियाली के पीछे वजह? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। यह सूखे हुए पेड़, इनसे इनकी जगह छीन ली गई। नई जगह पर नया जीवन देने का वादा था, जीवन मिला नहीं, जिंदगी जरूर चली गई। विडंबना ये कि बेजुबान से निर्जीव हो चुका ये पेड़ इसकी शिकायत भी नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश में ऐसे ही तमाम पेड़ों को यह कहकर काटा गया कि इन्हें ट्रांसप्लांट कर नया जीवन देंगे। यह सब जापानी तकनीक से होगा, लेकिन सालों साल पेड़ के नाम पर केवल लकड़ी का ढांचा मिट्टी में गढ़ा रहा और कई जगह पर सूखने पर वो भी गायब हो गया। हर एक काटे जाने वाले पेड़ के बदले और ज्यादा पौधे लगाने की भी बात हुई, लेकिन नए पेड़ और नया जीवन तो नहीं, पेड़ों की जगह जरूर छीन ली गई। विदेशों में सुना है उनके वीडियो जारी होते हैं, स्पेशली जापानीज टेक्निक जो है वो बताती है कि ट्री का जो ट्रांसप्लांटेशन है वो सक्सेसफुल है। यूरोप में भी हो सकता है सक्सेसफुल रहा हो, लेकिन मैं पूरे दावे के साथ कर सकता हूँ कि मध्य प्रदेश में ट्री ट्रांसप्लांट जो है कहीं भी किसी भी इलाके में सक्सेसफुल नहीं है। पूरी तरह से एक फेल योजना है और जनता को मूर्ख बनाने की बात है। हर साल मानसून शुरू होने के पहले सरकार पर्यावरण अभियान चलाती है। एक तरफ जहां एक पेड़ मां के नाम लगता है, तो वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मजबूरी में हजारों पेड़ काटे भी जाते हैं। एमपी के बड़े शहरों की बात करें तो इंदौर हो या भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर या उज्जैन, हर जगह अलग अलग वजहों से हजारों पेड़ काटे जाते हैं। भोपाल में सड़क चौड़ीकरण के लिए 8,000 पेड़ों की बलि चढ़ेगी। पिछले 2 वर्षों में इंदौर में 25,000 से ज्यादा पेड़ काटे गए। ग्वालियर, जबलपुर में भी विकास के लिए हजारों पेड़ काटने पड़े। प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए निसंदेह विकास जरूरी है, लेकिन विकास करते हुए संतुलन की भी जरूरत है और इसके लिए सबसे जरूरी पर्यावरण संतुलन ही है। पिछले साल भोपाल में पेड़ बचाव समिति ने 29,000 पेड़ों को काटने से बचाया था और इस बार अब 8,000 पेड़ों की बारी है। जो कानूनों के प्रावधान थे कि अगर कहीं काटना है तो कैसे पेड़ लगाना है, कितने लगाना है, किस क्षेत्र में लगाना है, उन सब का पालन विधिवत किया ही नहीं जाता है और इसी कारण हम लगता है कि विरोध का स्वर इतना तेज होता है। अगर निरंतर जैसा पेड़ लग भी जाए और लोगों को आश्वस्त हों कि पेड़ उतने लग रहे हैं, भले ही वो पेड़ शायद 20 साल बाद हमें ना उसका लाभ मिल पाए, हमारे अगले पीढ़ी को मिलेगा, लेकिन उसका लाभ तो मिलेगा, लेकिन वो भी कहीं भी गायब दिखता है। सरकार की बात करें तो फिर वही दिलासे हैं, विकास के भी और पर्यावरण संरक्षण के भी। मुझे लगता है कि डेवलपमेंट विद एनवायरनमेंट, ये हमेशा इस थीम को रखकर ही हमें काम करना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण के बिना विकास अधूरा है और विकास और पर्यावरण दोनों एक दूसरे के पर्याय के रूप में काम करें तो हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित जीवन दे पाएंगे। पर्यावरण को सहेजने के लिए योजनाओं की कमी नहीं है। अब तो नई नई तकनीक भी इस मामले में हमें काफी सपोर्ट कर रही है, लेकिन दिक्कत कहीं न कहीं इच्छा शक्ति की ही है। ये जो पेड़ इस वक्त हमें छाया दे रहे हैं, तपती गर्मी से हमें बचा रहे हैं, ये पेड़
अब अपनी जान देंगे। 16 किलोमीटर के दायरे में 8000 ऐसे ही बड़े बड़े और हरे भरे पेड़ हैं जो आने वाले दिनों में अपनी जान देकर हमारे विकास के लिए, रोड चौड़ीकरण के लिए अपनी जगह देंगे। विकास सभी के लिए जरूरी है, फिर चाहे आप हो या हम। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल हो या फिर उज्जैन, हर जगह हर साल करीब 1000 पेड़ अपनी जान देते हैं ताकि हमारे प्रदेश का विकास हो सके। लेकिन हर बार सूली चढ़ता है केवल हमारा पेड़। क्या हमारे पेड़ों के लिए उनकी जान जरूरी नहीं है? क्या विकास के बदले पर्यावरण जरूरी नहीं है? कैमरामैन राजू बातम के साथ निहारिका शर्मा, एनडीटीवी, भोपाल। सोमवार को भोपाल में हुए बस हादसे के बाद महीनों से नींद में सोया परिवहन विभाग जाग गया। आनन फानन में मध्य प्रदेश में फिर से बसों के फिटनेस चेक करने का अभियान छेड़ा गया। प्रदेश भर में इस अभियान का असर देखने को मिला। देखिए रिपोर्ट। सोमवार को भोपाल में हुए बस हादसे के बाद मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग सख्त हो गया है। सीएम मोहन यादव ने परिवहन विभाग को सभी यात्री बसों के फिटनेस चेक करने के निर्देश दिए थे। इसके तहत मंगलवार को पूरे प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इसके तहत यात्री बसों और स्कूल बसों का फिटनेस चेक किया गया। भोपाल में आरटीओ का अमला सड़क पर नजर आया। बसों की चेकिंग की गई। दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की गई। इस वक्त हम एक स्कूल बस में मौजूद हैं और अब आप इस स्कूल बस को देखेंगे तो जो पैनिक बटन है वो आपको कहीं नजर नहीं आने वाला है। सिर्फ एक पैनिक बटन स्टॉप का जो है वो गेट के पास हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा पूरे बस में कहीं पैनिक बटन नहीं है। ये स्कूल बस है और एक इसी तरीके की स्कूल बस ने बाणगंगा चौराहे पर एक युवती को मौत के घाट उतार दिया और 5 से 6 लोगों को टक्कर मारी। अब भोपाल समेत पूरे प्रदेश में न सिर्फ यात्री बल्कि स्कूल बसों की जांच की जा रही है और उनका फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा समेत तमाम अन्य जो दस्तावेज हैं उन्हें भी देखा जा रहा है। आगर मालवा में परिवहन विभाग का अमला कार्रवाई के लिए मैदान में उतरा। सोमवार को भोपाल में हुए बस हादसे के बाद एनडीटीवी की टीम ने आगर मालवा के बस स्टैंड पर जाकर यात्री बसों का जायजा लिया था। इस दौरान यात्री बसों में कई तरह की खामियां पाई गई थी। एनडीटीवी के खबर दिखाए जाने के बाद आगर मालवा का परिवहन अमला एक्शन में नजर आया। मंगलवार को आगर मालवा के यात्री बसों की चेकिंग की गई। एनडीटीवी ने खबर दिखाई थी कि किस तरह से यात्री बसों में जो यात्री है जान जोखिम में डालकर अपनी यात्रा कर रहे हैं, बस संचालक किस तरह की लापरवाही कर रहे हैं और जो आरटीओ विभाग है वो जमीन पर जो तरह का काम करना चाहिए तो वो अपना नहीं कर पा रही। अब देखिए एक्शन में आ गया पूरी तरह से यहाँ पे ट्रैफिक विभाग। आगर मालवा के बस स्टैंड पर यहाँ पर एक तरह से जो यात्री बस के संचालक है उनमें हड़कंप जैसी स्थिति है। लगातार जाँच चल रही है। यहाँ पर जो ट्रैफिक के जो प्रभारी है जगदीश यादव जी, सर किस तरह की एक्शन नहीं है? देखिए, पुलिस अधीक्षक महोदय ने हमें सख्त निर्देश रखे हैं कि जो बसें हैं ये इसके एक तो पूरे कागजात कंप्लीट लें, व्यवस्थित यातायात नियमों का पालन करते हुए चलें। तो इसमें जो कमियां हैं उसको ही चेक कर रहे हैं और यदि इसमें कमियां हैं तो हम चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। किस तरह से आप कार्रवाई कर रहे हैं थोड़ा सर बता दीजिए। क्या मतलब यात्री बसों में क्या क्या आप जांच कर रहे हैं, किस तरह का फायर इक्विपमेंट्स की बात हमने एनडीटीवी की रिपोर्ट में की थी, क्या आपने पाया है और क्या एक्शन लिया उसमें? देखिए, जो अग्निशमन यंत्र वगैरह है इसमें एक तो अग्निशमन यंत्र मस्ट होना चाहिए। इसके अलावा फिर मेडिकल किट होना चाहिए। हमने शायद बाहर बुलवा लिया इसका। और मेडिकल किट होना चाहिए, साथ में इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए जो बाहर रहता है। आपने क्या पाया है सर? क्या इमरजेंसी एग्जिट की स्थिति यहाँ पर चालू हो पाया है या फिर अभी करवा रहे हैं? फर्स्ट एड मेडिकल किट और ये सब अभी तक नजर नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उस पर हम कार्रवाई करेंगे, जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई है वो करेंगे। और यदि कागज में कमी है, यदि मतलब अपना बीमा, फिटनेस और यदि इनमें कमी पाई जाती है तो गाड़ी को बाकायदा थाने पर खड़ के कोर्ट की कार्रवाई करेंगे। बुरहानपुर में भी परिवहन विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। यहां यात्री बसों के दस्तावेज, फिटनेस, बीमा, परमिट की जांच की गई और दस्तावेजों में कमी पाए जाने पर चालानी कार्रवाई की गई। इस दौरान कई बसों में ओवरलोडिंग पाई गई, जिस पर परिवहन विभाग के अधिकारी सख्त नजर आए। कुछ गाड़ी ओवरलोड सवारी भरी पाई गई है। मुख्यतः 2 गाड़ियों जिनमें देखा जिनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हैं, उनको हमने जब्ती में लिया गया है और विधिसम्मत कार्रवाई होगी उन पे। क्या समझाइश दे रहे हैं आप? देखे थे आप ड्राइवर और कंडक्टर को समझाइश नहीं दे रहे? मुख्यतः ये दे रहे हैं कि एक तो सबसे ज्यादा गलती करते हैं गाड़ियों को रोकते समय, कहीं भी स्टॉप कर लेते हैं। तो मुख्यतः ये जानकारी दी जा रही है कि गाड़ी को साइड में रोकें, दूसरी चीज ओवरलोड ना भरें। जाहिर है हादसों के बाद परिवहन विभाग नींद से जागा है। देर से ही सही, आखिरकार सड़कों पर बेरोक टोक बिना वैध दस्तावेजों के दौड़ रही बसों पर अब कार्रवाई की जा रही है। उम्मीद है ये सख्ती आने वाले हादसों से बचाने में कारगर साबित होगी।
एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए भोपाल से आकाश द्विवेदी, आगन मालवा से जफर मुल्तानी और बुरहानपुर से शारिक अख्तर दुर्रानी की रिपोर्ट। सोमवार को भोपाल में हुए बस हादसे में एक ट्रेनी डॉक्टर की मौत हुई थी। 6 लोग घायल हुए थे। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हादसे में जान गंवाने वाली आयशा खान की अगले महीने ही शादी होने वाली थी। जिस घर से डोली उठनी थी उसी घर से आयशा का जनाजा उठा। ये सड़क हादसा सोमवार को भोपाल में हुआ था। हादसे में इंटर्नशिप कर रही डॉक्टर आयशा खान की मौके पर ही मौत हो गई थी। अब खबर आई है कि आयशा की अगले महीने 14 जून को शादी होने वाली थी। शादी के कार्ड छप गए थे। शादी के लिए गुना में हॉल भी बुक हो गया था। घर में तमाम तैयारियां हो चुकी थीं। रिश्तेदारों का आना जाना लगा हुआ था, लेकिन भोपाल के बाणगंगा चौराहे पर सोमवार को इस बेकाबू स्कूल बस ने ऐसा नहीं होने दिया। 1-1.5 महीने पहले ही आयशा की सगाई हुई थी। आयशा के घर वाले शादी की तैयारियों में जुटे थे। आयशा के पिता भोपाल के पास ही शादी का कार्ड बांट रहे थे। इसी दौरान एक ऐसी कॉल आई जिसके बाद सब कुछ खत्म सा हो गया। हम शादी के कार्ड बांटने के सिलसिले में गुना आए थे, यहाँ से निकल रहे थे बाहर के लिए, ट्रेन में थे। उसी टाइम पुलिसकर्मी का फ़ोन आया था कि उन्होंने गाड़ी नंबर से हमें टेस्ट किया था कि MP04 UK 3773 आपकी गाड़ी। मैंने कि हाँ हमारी गाड़ी है। इसको कौन चलाया था? हमने कि बेटे चला रही थी, वो हॉस्पिटल जाती है JP हॉस्पिटल। उन्होंने कि इसका एक्सीडेंट हो गया, आप तुरंत जो भी हैं आपके मिलने वाले उनको तुरंत हॉस्पिटल भेजिए और मेरे नंबर पे कांटेक्ट करने का बोलिए। शादी की डेट 14 जून फिक्स हुई थी। उसी के कार्ड से बांटने के सिलसिले में नहा आए थे। उनकी शादी भोपाल में शाहजहानाबाद में फिक्स हुई थी। आयशा और उसके मंगेतर अदनान एक दूसरे के लिए कपड़े पसंद करा रहे थे। 5 दिन बाद से आयशा छुट्टी लेने वाली थी। गुना के जिस घर से आयशा की 14 जून को डोली उठनी थी उसी घर से आयशा का जनाजा उठा। अब पूरे घर में मातम छाया हुआ है। बस हादसे में मारी गई डॉक्टर आयशा खान भोपाल के JP हॉस्पिटल से इंटर्नशिप कर रही थी और हादसे के समय अस्पताल से वापस अपने घर की ओर जा रही थी। इसी दौरान बाणगंगा चौराहे पर बेकाबू बस के नीचे आने से आयशा की मौत हो गई। भोपाल में हुए एक बस हादसे में परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। दरअसल आयशा की जिस घर से डोली उठनी थी उस घर से जनाजा उठ गया। पिता कार्ड बांटने भोपाल गए हुए थे, लेकिन एक फ़ोन ने पूरे परिवार की खुशियां मातम में बदल दी। विनोद कुशवाहा, NDTV गुना। मध्य प्रदेश में इन दिनों गेहूं खरीदी जारी है। इस बीच विदिशा में गेहूं खरीदी में घोटाले का मामला सामने आया है। यहां 1 करोड़ रुपए का सरकारी गेहूं निजी वेयरहाउस में मिला है। वहीं कटनी में गेहूं बेचने आ रहे किसानों से 1% की अवैध वसूली की जा रही है। मध्य प्रदेश में इन दिनों समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी जारी है। इस बीच तरह तरह की अनियमितताएं सामने आ रही हैं। पहला मामला विदिशा से सामने आया है। विदिशा में सरकारी गेहूं का बंदरबाट किया जा रहा था। समर्थन मूल्य में खरीदे गए गेहूं का निजी वेयरहाउस में स्टॉक किया जा रहा था। विदिशा में श्री कृष्ण नाम के एक वेयरहाउस पर जब छापा मारा गया तो यहां 7,231 बोरी यानी करीब 3,615 क्विंटल सरकारी गेहूं का स्टॉक मिला। इस गेहूं की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की शमशाबाद में सरकारी गेहूं में करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया। जांच में पता पड़ा 7,231 बोरे जो वेयर हाउस में पहुंचना थे वो लापता निकले। शमशाबाद के श्री कृष्ण वेयर हाउस पर नामजद FIR दर्ज भी की गई है। वेयर हाउस के 5 लोगों को आरोपी भी बनाया गया है। अब जांच पड़ताल चल रही है। करीब 1 करोड़ रुपए का घोटाला उजागर हुआ है। विदिशा में जिस वेयर हाउस पर छापा मारा गया वहां समर्थन मूल्य के गेहूं के स्टॉक की कोई अनुमति नहीं थी। इस मामले में 5 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। जो कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर है क्षेत्र के, उनकी जांच और उनकी रिपोर्ट पर एक अपराध पंजीयन किया गया है, जिसमें श्री कृष्ण वेयर हाउस है। ये शासकीय जो खरीदी का गेहूं है उसको इनके द्वारा अनऑथराइज्ड स्पेस पे रखा गया और उसमें जो बारदान यूज किया है वो नॉर्मली जो अनऑथराइज है या जो उसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है वो बारदान उसमें यूज किया गया है। लो क्वालिटी का बारदान यूज किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से इंटेंशन पे भी एक डाउट है इसमें। और कुल मिला के जो कृत्य किया गया है वो जो हमारी
विभिन्न भारतीय न्याय संहिता की धारा के अंतर्गत आता है। उसमें 3-4 धाराओं में अपराध पंजीयन करके 5 आरोपियों को नामजद किया गया है। इसमें डिटेल विवेचना और अन्य जांच कार्रवाई की जा रही है। संबंधित विभाग से भी हम लोग जांच रिपोर्ट और ले रहे हैं डिटेल, उसके बाद इसमें विधिवत कार्रवाई का चालान किया जाएगा। गेहूं खरीदी में गड़बड़ी का दूसरा मामला कटनी से है। यहाँ कृषि उपज मंडी में किसानों से अवैध वसूली की जा रही है। यहाँ किसानों को मिलने वाले पेमेंट का 1% अवैध रूप से वसूला जाता है। कटनी के कृषि उपज मंडी में किसानों की उपज का 1% की मुद्दत लिया जाता है, जो अवैध रूप से लिया जाता है, जिसकी समस्याएं काफी किसानों को हो रही है। किसानों का आरोप है कि कई सालों से उनसे उपज बेचने के बाद 1% राशि कृषि उपज मंडी में वसूली जाती है, जिससे किसानों को नुकसान होता है। अपनी फसल बेचने आने वाले किसान मजबूरी में ये राशि दे देते हैं। किसानों की मांग है कि ये 1% राशि की अवैध वसूली बंद की जानी चाहिए। तकलीफ बहुत तो होती है इस चीज में, फ्री का पैसा हमारा कटता है, जो कि इसको नहीं कटना चाहिए। क्या नाम है? रामलाल साहू। ये देखिए रामलाल साहू हैं जो बोलते हैं कि मेहनत का पैसा लगता है, इनका नहीं कटना चाहिए। और भी किसानों से बात करेंगे। ये बताइए क्या लेकर आए हैं आप यहाँ? गेहूँ लेके आए। कितना? 40 कुंटल। 40 कुंटल। कहाँ से आए? पीर बाबा देवरी। तो ये बताइए मुद्दत जो कटता है विषय ये गलत है। अभी तक देते आए हैं आप लोग? अब देते, आप ले रहे तो देते आ रहे हैं। आपका किसानों को कहाँ सब जगह तो रोकते हैं, कहीं भी ले जाओ। इस मामले को लेकर जब कटनी की कृषि उपज मंडी सचिव के नरगावे से बात की गई, तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया। आपके माध्यम से मुझे संज्ञान में आया, इसके पूर्व मेरे संज्ञान में नहीं था। अगर ऐसा कोई व्यापारी द्वारा किया जा रहा है तो नियमानुसार तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विदिशा हो या कटनी, हर जगह गेहूं खरीदी में गड़बड़ी के मामले सामने आ रहे हैं। विदिशा में जहां गेहूं खरीदी में गड़बड़ी कर सरकार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही थी, तो वहीं कटनी में किसानों से अवैध वसूली कर उन्हें आर्थिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है। विदिशा से नवेद खान और कटनी से राम बिहारी गुप्ता की रिपोर्ट। सूरजपुर जिले की प्रत्याशा गोयल ने 10वीं में 97.6% अंक हासिल कर जिले में टॉप किया है। जिले में टॉप करने पर प्रत्याशा का परिवार काफी खुश है। एनडीटीवी ने खास बातचीत भी की। केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड सीबीएसई ने आखिरकार लंबे अंतराल के बाद 10वीं और 12वीं के परिणामों की घोषणा कर दी है, जिसके बाद छात्रों का भी जो इंतजार था वो समाप्त हो चुका है। ऐसे में सूरजपुर की जो प्रत्याशा गोयल है, उन्होंने जिले में 10वीं में टॉप किया है और 97.6% अंक अर्जित किए हैं। खुद प्रत्याशा हमारे साथ हैं, उनकी फैमिली मेंबर देख सकते हैं, मम्मी हमारे साथ हैं, पापा भी हैं, देख सकते हैं। उनके चेहरे की मुस्कान, सुखद जो मुस्कान है वो भी आप समझ सकते हैं। सीधे हम प्रत्याशा से जानते हैं कि इस उपलब्धि को लेकर वो क्या कहती है। हाँ प्रत्याशा, सबसे पहले तो आपको एनडीटीवी की ओर से बधाई। छोड़ दीजिए, कैसी उम्मीद थी इतनी बड़ी उपलब्धि के लिए, क्या कहेंगे? इतना एक्सपेक्टेड नहीं था कि 97% आ जाएंगे, पर 90 प्लस का था, लेकिन अच्छी बात है आ गए। कैसी तैयारी करती थी आप? मैं स्कूल के टीचर्स को ब्लाइंडली फॉलो करती थी और यूट्यूब के लेक्चर्स देखती थी। अच्छा, आगे क्या गोल है, क्या बनना चाहती है, क्या इरादा है? डॉक्टर बनना है। उसके लिए कैसी तैयारी चल रही है? अभी अच्छी चल रही है, लेकिन अभी तो स्कूल स्टार्ट नहीं हुआ है। जब स्टार्ट होंगे तो और अच्छे से कर पाऊंगी। परिवार वालों के चेहरे पर भी मुस्कान देखी जा रही है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, इतना खुश सबको। ये देख सकते हैं, ये थी प्रत्याशा जो अपनी उपलब्धि के बारे में बता रही थी। प्रत्याशा की मम्मी हैं, उनसे भी जानते हैं। प्रत्याशा की इस उपलब्धि के लिए क्या कहेंगी, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्राउड फील हो रहा है। और वो पढ़ने में तो शुरू से ही अच्छी है, बहुत अच्छे से तैयारी करती है। कैसी दिनचर्या रहती थी, कैसा पढ़ाई करती थी? वो मतलब उसका मेन जो है सिर्फ पढ़ाई ही रहता है, बाकी चीज़ों से उसको ज़्यादा मतलब नहीं रहता था। घर पे रहना और सबसे ज़्यादा ध्यान पढ़ाई पे देती थी। ये देख सकते हैं प्रत्याशा की मम्मी थी, प्रत्याशा के पापा भी बैठे हैं, उनसे भी जानते हैं। ये बताइए कि अब प्रत्याशा का गोल है कि वो डॉक्टर बनना चाहती है, तो परिवार का कैसा सपोर्ट रहेगा, क्या कहेंगे? होनहार है, विज्ञान विषय में 100% 100 में 100 अंक हासिल किए और उसकी इस प्रतिभा को देखते हुए उसकी इच्छा के अनुरूप
जितना उसको सपोर्ट बनेगा, पूरा परिवार उसके साथ है, उसको पूरा सपोर्ट किया जाएगा। डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनाया जाएगा। क्या अब जब से ये आपने सुना होगा, जिले में भर में कॉल आ रहे होंगे परिवार वालों के, कैसा लग रहा है? पूरा परिवार एक्साइटेड है, बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। सही पूछेंगे तो पहला स्थान होने का हम लोग को ही नहीं मालूम था, कॉल से ही पता चला कि आप पहले स्थान प्राप्त किए हैं। जी। मैं अगर गलत ना हूँ तो पिछले बार शायद स्टेट में 95% गया था 10th का, तो क्या लग रहा है कि अभी जो क्लियर नहीं है, तो लगता है कि प्रदेश में भी कुछ स्थान होगा ऐसा? हाँ, जैसे शुभचिंतकों की सोच है और उन्होंने जो एनालिसिस किया है, और जहाँ जहाँ से भी रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं, अभी तक तो स्टेट में 97.6% से ऊपर किसी का रिजल्ट देखने को नहीं मिला है। तो लगता तो है कि प्रदेश में भी हो सकता है स्थान का अच्छा। ये देख सकते हैं, ये थे प्रत्याशा और प्रत्याशा के परिवार वाले, जो प्रत्याशा की उपलब्धि से काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशा डॉक्टर बनना चाहती हैं, तो एनडीटीवी भी उनके इस उपलब्धि के लिए और आगे के भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता है। इमाम हसन, एनडीटीवी, सूरजपुर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, चल लौटेंगे।